सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपना बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक चल रहा था जल संसाधन। कौन सा टॉपिक है? जल संसाधन। और उसमें धरातलीय जल में धरातलीय जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन में फर्स्ट पॉइंट नदियां देख लिया अपन ने। सेकंड झीलें। सेकंड टॉपिक अपन ने झीलें कल लिखा था। देखो झीलों में कल मैंने एक पॉइंट गलत लिखा दिया आपको। कौन सा? आपको मैंने लिखा है टिटिकाका झील दक्षिण अफ्रीका लिखा दिया गलती से, उसको आप कर लेना दक्षिण अमेरिका। देखो टिटिकाका झील है वो जो दक्षिण अमेरिका का जो नीचे का पार्ट है ना, यहाँ है चिली, यहाँ है चिली, यहाँ है बोलिविया का पठार। तो यहाँ है टिटिकाका झील जिसको अपन बोलिविया के पठार में और चिली में, इसमें दोनों में गिनते हैं अपन। तो वहाँ आप लिख लेना दक्षिण अफ्रीका को काट कर दक्षिणी अमेरिका, ये सुधार कर लेना आप वहाँ। थर्ड अपन ने झीलों के बाद में देखा नहरें। नहरें लास्ट चौथा देखा हमने हिम क्षेत्र। ये अपने चारों पॉइंट कंप्लीट हो चुके थे। अब धरातलीय जल संसाधन ये कंप्लीट हो चुका है इसका। आप अब नेक्स्ट इसका महत्व और लिख लो। क्या? इसका मानव के दैनिक जीवन में इसका महत्व है। तो आप हेडिंग लिखो स्थलीय जल संसाधन का, स्थलीय जल संसाधन का, स्थलीय जल संसाधन का मानव के लिए महत्व है। मानव के लिए महत्व है। बड़े सिंपल से पॉइंट हैं, कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें। जैसे उद्योगों में जल का उपयोग है, बिजली बनाने में जल का उपयोग है, मत्स्य पालन में जल का उपयोग है, मनुष्य के पीने के लिए जल उपयोगी है। मतलब अपन बोलते हैं ना जल ही क्या जीवन है। तो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं 10-12 वो लिखेंगे। और उसके बाद में भूगर्भीय जल, महासागरीय जल वो देखते हैं। लिख लिया हेडिंग स्थलीय जल संसाधन का मानव के लिए महत्व है। इसमें लिखो स्थलीय जल संसाधन का, स्थलीय जल संसाधन का मानव के लिए, मानव के लिए, स्थलीय जल संसाधन मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, अत्यधिक उपयोगी हैं। जैसे, और उसके बाद में अब एक एक पॉइंट लिख लेना है। आपको 10-11 पॉइंट लिखाऊंगा। पहला पॉइंट लिखो धरातलीय जल द्वारा, धरातलीय जल द्वारा घरेलू और नगर निगम के, घरेलू और नगर निगम के जल की मांग की पूर्ति होती है। जल की मांग की पूर्ति होती है। सेकंड पॉइंट औद्योगिक कारखानों के संचालन, औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए जल की पूर्ति होती है, जल की पूर्ति होती है। औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए जल की पूर्ति होती है। थर्ड पॉइंट धरातलीय जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधनों से, धरातलीय जल संसाधनों से भोज्य पदार्थों, मतलब अपन भोजन बनाते हैं उसमें जो जल की आवश्यकता होती है, भोज्य पदार्थों और मत्स्य उत्पादन, तो मछलियों की, भोज्य पदार्थों और मछलियों की प्राप्ति होती है, और मछलियों की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट लिखो कृषि फसलों के लिए, कृषि फसलों के लिए सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। कृषि फसलों के लिए सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है।
5वां पॉइंट, नौ परिवहन मतलब जल परिवहन, जहाज से परिवहन जल द्वारा, नौ परिवहन द्वारा मनुष्यों एवं नौ परिवहन द्वारा मनुष्यों एवं सामान के परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है, परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। 6वां पॉइंट, जल विद्युत एवं वाष्प शक्ति का उत्पादन जिससे घरेलू और औद्योगिक ईंधन की पूर्ति होती है। कुछ, अगला पॉइंट 7वां पॉइंट, कुछ खनिजों जैसे नमक, चूना आदि की प्राप्ति होती है। तो नमक है वो या तो समुद्र के जल से या फिर झीलों के पानी से ही बनता है। नमक और चूना आदि की प्राप्ति होती है। कृषि भूमि के लिए, अगला पॉइंट 8वां पॉइंट, कृषि भूमि के लिए उर्वरक मृदा की प्राप्ति होती है। कृषि भूमि के लिए उर्वरक मृदा की प्राप्ति होती है। जैसे नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण, नदियों द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण। 9वां पॉइंट, वायुमंडल में आर्द्रता में, देखो वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो 2 से 4% होती है, 2 से 4%, जो वायुमंडल को सम बनाती है। आर्द्रता का वायुमंडल में महत्वपूर्ण स्थान है। वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि करके तापमान को सम बनाए रखने में सहायक है। वायुमंडल में आर्द्रता, ये तो बात कर रहा हूँ औसत की 2 से 4%। अधिकतम जो आर्द्रता है वो 5% हो सकती है और न्यूनतम है वो राजस्थान में 1%, जो मरुस्थलों में है वो 1% आर्द्रता। अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट, मानवीय बस्तियों के क्रम का निर्धारण होता है। मानवीय बस्तियों के क्रम का निर्धारण होता है। जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी उसके चारों ओर मानव की बस्तियों की बसावट देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। जैसे अपने राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो उदयपुर जिलों की नगरी है, सर्वाधिक पर्यटक आते हैं भाई वहाँ। रीजन क्या है? जिले जो हैं उदयपुर में तो सिर्फ और सिर्फ जिले हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और शहर अत्यधिक सुंदर लगता है उनसे। पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। और अगला पॉइंट 12वां, धार्मिक सामाजिक मेलों त्योहारों उत्सवों आदि का जलाशयों के समीप आयोजन होता है। पैराग्राफ चेंज करके, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जलीय संसाधनों का
मानव के लिए अतुल्य या अत्यधिक महत्व है। ये जलीय संसाधन ही धरातल पर वनस्पति और जीव जगत के विकास के आधार होते हैं। जैसे रेगिस्तान वगैरह, मरुस्थल वगैरह हैं, इनमें जल की न्यूनतम प्राप्ति होती है, वर्षात वगैरह होती नहीं, तो यहाँ पर जनसंख्या आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। अपना जो भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में है थार का मरुस्थल। अब यहाँ पर जनसंख्या यूँ मानो कि वर्ल्ड में जितने भी मरुस्थल हैं उनको देखते हुए अपना जो थार का मरुस्थल है वो सबसे अमीर मरुस्थल मानो आप। मतलब यहाँ जनसंख्या भी सर्वाधिक है, और मरुस्थलों के हिसाब से बता रहा हूँ, ये नहीं है आप बोलोगे सर जो पूर्वी भारत है उसमें ज़्यादा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ जो मरुस्थल हैं, रेगिस्तान हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें सबसे अमीर मरुस्थल माना जाता है थार के मरुस्थल को। और उसका रीजन क्या है? और देखो यहाँ पर वर्षात तो यहाँ भी कम होती है, नो डाउट, थार के मरुस्थल में वर्षात कम होती है, लेकिन यहाँ पर जो भूगर्भीय जल है ना वो मिलता है, उसके कारण यहाँ पर जनसंख्या देखने को ठीक ठाक मिल जाती है। और एक है अपना वाला जो मरुस्थल है उसमें खनिजों की प्राप्ति है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, इसके कारण यहाँ जनसंख्या देखने को मिलती है। बाकी जितने भी मरुस्थल है वहाँ पर जनसंख्या नगण्य के बराबर है, और उसका एकमात्र रीजन क्या है कि जल की प्राप्ति नहीं है, ना तो वर्षात होती ना भूगर्भ में जल, उसकी वजह से। अब अगला हेडिंग डालो आप, महासागरीय जल संसाधन। कौन सा? सेकंड पॉइंट, महासागरीय जल संसाधन। महासागरीय जल संसाधन। अब अपन लिखेंगे महासागरों के बारे में, जितने महासागर है उनके बारे में। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और तो सबसे पहले अपन उसके बारे में लिखेंगे। और पहले मैंने आपको बताया था जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है, और थल भाग 29% पर। और उसके बाद में अगर अपन बात करें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में, कि उत्तरी गोलार्ध को अपन क्या बोलते हैं? स्थल गोलार्ध, और इसको बोलते हैं अपन जल गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को रीजन, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 60% तो क्या है? जल भाग है, और 40% क्या है? 40% क्या है? स्थल भाग है। ये बात कर रहा हूं मैं उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। लेकिन अब अगर अपन कंपेयर करेंगे दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में, तब अपन बोल सकते हैं भाई ये स्थल गोलार्ध है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर मात्र 20% थल भाग है, और जो जल भाग है वो है 81% है। आंकड़े 81% अगर करेक्ट आंकड़ों की अपन बात करें। और ये कितना है? 19% क्या है? वो है स्थल भाग, और 81% है वो जल। तो अपन अगर सीधे शब्दों में बोलते हैं तो अपन दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध, और इसको स्थल गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को। तो पहले तो इसका थोड़ा सा इंट्रो लिख लेते हैं महासागरीय जल संसाधन का, उसके बाद अपन लिखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। और सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो कौन सा है? एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या, यहाँ आंसर एक होता है एशिया महाद्वीप। तो इसके इंट्रो में लिखो महासागरीय जल संसाधन, हेडिंग डाल लो, और इसमें लिखो पृथ्वी का 70.87% भाग, पृथ्वी का 71 लिखा ना, 70.87, और या 71 भी लिख सकते हैं अपन। 70.87% भाग जलीय है, जिसका 97.39% भाग
जिसका, ये मैं आंकड़े पहले लिखवा चुका हूँ आपको, जो 71% है इसका 97% जल कहाँ है? महासागरों में। जल कहाँ है? महासागरों में। ये मैंने लिखवाया आपको पहले, ये पूरे डाटा लिखवाए हुए हैं मेरे। 97.39% भाग महासागरों के रूप में विद्यमान है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 40%, उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर स्थल पर 40% भाग पर जल तथा 60% भाग पर स्थल तथा 60% भाग पर स्थल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल, 81% भाग पर जल व 19% भाग पर स्थल का विस्तार है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर महासागरों का वितरण निम्न प्रकार से मिलता है। और प्रथम हेडिंग डालो आप प्रशांत महासागर। देखो, जो प्रशांत महासागर है ना, वो संपूर्ण पृथ्वी का जल है, थल है, जो भी जितने भी पार्ट हैं, मतलब जल, थल, पर्वत, पठार सब, उसका 1/3 भाग क्या है? प्रशांत महासागर ने रोक रखा है। और अगर संपूर्ण ग्लोब पर जितना भी जल है, जितना भी पानी है, उसका 46% किस में है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। तो आप इसमें लिखो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। और इसकी आकृति कैसी है? प्रशांत महासागर की त्रिभुजाकार। सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है, जो विश्व का 46.91% जलीय भाग घेरे हुए है। यह त्रिभुजाकार आकृति में पृथ्वी के धरातल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसके प्रमुख सीमांत सागरों में, सीमांत मतलब सीमा का अंत, इसके किनारों पर, इसके प्रमुख सीमांत सागरों में जापान सागर, चीन सागर, पीला सागर, ओखोस्टक सागर,
बेरिन सागर, बेरिंग सागर इत्यादि हैं, इत्यादि हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त? मेरियाना। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना। इसी महासागर में या प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी जो गहराई है ना मेरियाना गर्त की, वो है 11,033 मीटर, ये इसकी गहराई है। अब नेक्स्ट अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। आज के लिए तो इतना काफ़ी। अटलांटिक महासागर है, ये अपन पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।